नाउ नेक्स्ट केस इज व्हेन कैपेसिटर इज कनेक्टेड विद एसी सप्लाई, यानी हमने एक कैपेसिटर को एसी सप्लाई V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी के अक्रॉस अप्लाई कर दी। V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, और हमने कैपेसिटर यहाँ पर अप्लाई कर दिया। कैपेसिटर का जो यूनिट आता है वो आता है फैरेड में, ठीक है। अब हमें कैलकुलेट करना है कि इस सर्किट में फ्लो होने वाली करंट का इक्वेशन क्या रहेगा, ठीक है। तो हमें पता है कि जब भी हम कैपेसिटर को किसी सप्लाई के साथ कनेक्ट करते हैं तो फ्लो होने वाला चार्ज कैलकुलेट किया जा सकता है, ठीक है। सो वी कैन राइट चार्ज अक्रॉस कैपेसिटर। तो कैपेसिटर के अक्रॉस चार्ज हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग Q इज इक्वल टू CV, और यहां पर V के प्लेस पर हम क्या लिखेंगे, CV नॉट साइन ओमेगा टी। क्लियर, ठीक है। कैलकुलेट क्या करना है, करंट। तो अगर हमें फ्लोइंग चार्ज पता है तो करंट कैलकुलेट किया जा सकता है बाय यूजिंग I इज इक्वल टू dq बाय dt। सो करंट थ्रू कैपेसिटर हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग I इज इक्वल टू dq बाय dt, यानी चार्ज इक्वेशन जो आपके पास है उसको हम क्या कर दें, डिफरेंशिएट कर दें, ठीक है। सो I इज इक्वल टू d बाय dt, और Q के प्लेस पर CV नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। ये टर्म हमें मिलेगा। अब हमें करना है डिफरेंशिएट, तो साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस। सो सी वी नॉट ये कांस्टेंट टर्म, डी बाई डी टी ऑफ साइन, और आर्ग्यूमेंट है ओमेगा टी। तो पहले साइन डिफरेंशिएट होगा, फिर आर्ग्यूमेंट भी डिफरेंशिएट होगा। सो वैल्यू यहाँ पर रहेगी सी वी नॉट साइन ओमेगा टी, सो कॉस ओमेगा टी, और डिफरेंशिएशन ऑफ ओमेगा टी हमें रिजल्ट मिलेगा ओमेगा। सो आई वी कैन राइट सी ओमेगा वी नॉट कॉस ओमेगा टी, और इसको लिखा जा सकता है थोड़ा सा रिफॉर्म करके वी नॉट बाय 1 बाय ओमेगा सी, और ये टर्म रिप्रेजेंट करेगा रिएक्टेंस को। जैसे हमने इंडक्टर के लिए भी रिएक्टेंस टर्म पढ़ा है, एक्स से उसको रिप्रेजेंट किया था, सिमिलरली कैपेसिटर का भी जो इंपीडेंस होता है, कैपेसिटेंस जो करंट फ्लो में अपोजिशन प्रोवाइड करता है, उसको बोला जाता है रिएक्टेंस, ठीक है। और रिएक्टेंस को आप रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से, और यहाँ पे वैल्यू बनता है 1 बाई ओमेगा सी विच इज इक्वल टू एक्स सी, और एक्स सी को हम लिखते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। सो वैल्यू इज कॉस ओमेगा टी, और ये जो टर्म आपके पास है वी नॉट बाई 1 बाई ओमेगा सी, यहाँ पर I इज इक्वल टू, और 1 बाई ओमेगा सी को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कौन सी टर्म, एक्स सी से, जो रिप्रेजेंट करेगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इज इक्वल टू कॉस ओमेगा टी, ठीक है। ये इक्वेशन बना। फिर अगर हमें पीक वैल्यू ऑफ करंट कैलकुलेट करना है तो इक्वेशन आपने लिखा I इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी। तो ये आपके पास करंट इक्वेशन आ गया, जहां पर आई नोट रिलेट कर रहा है वी नोट बाई एक्स सी को। आई नोट इज पीक करंट और एक्स सी इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस, एंड वैल्यू ऑफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू 1 बाय ओमेगा सी, ठीक है। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2, and V is equal to V naught sin omega t. This is equation number 1. Now we want to calculate phase difference. ओके, तो फंक्शन सेम होना चाहिए, दोनों का साइन सेम होना चाहिए। तो जो कॉस फंक्शन आपके पास है उसको हम इन टर्म्स ऑफ साइन कन्वर्ट करना चाहते हैं। फेजर डायग्राम बनाने में जो आपने यूज़ किया था प्रोसेस, उसका ध्यान दें। यहाँ आपने लिखा था साइन, इधर कॉस, यहाँ पर था माइनस साइन, और यहाँ था माइनस कॉस, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कॉस की। तो V आपको गिवन है साइन में, और कॉस में गिवन है करंट। तो क्लियरली आपको पता चल रहा है कि जो कॉस है वो लीड करता है साइन से बाई पाई बाई 2 एंगल, तो यहाँ पे करंट लीड करना चाहिए। यानी इसी इक्वेशन को हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, ठीक है।
और इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को अगर आप कंपेयर करें तो आप क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट इक्वेशन आपको मिल रहा है I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू. दैट मीन्स करंट लीड्स वोल्टेज बाय पाई बाई टू एंगल और वोल्टेज लेग्स करंट बाय पाई बाई टू एंगल. ठीक है, तो ये इक्वेशन आपको मिला. नाउ नेक्स्ट टर्म इज पीक करंट. अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं सो पीक करंट हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं आई नॉट से, विच इज इक्वल टू वी नॉट बाय एक्स सी. ठीक है, और एक्स सी, एक्स कैपिटल आएगा, सी सब्सक्रिप्ट में आएगा, और एक्स सी का वैल्यू होता है 1 बाय ओमेगा सी. सो वी कैन राइट आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट ओमेगा और सी. ठीक है, वेयर एक्स सी इज कैपेसिटिव, बिकॉज हम कैपेसिटर के अक्रॉस कैलकुलेट कर रहे हैं. सो कैपेसिटिव रिएक्टेंस. ठीक है, तो XC रहेगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस. कैपेसिटिव रिएक्टेंस का वैल्यू 1 बाई ओमेगा सी के इक्वल. सो XC इज इक्वल टू 1 बाय ओमेगा, और ये C कैपिटल है, दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, और X के साथ जो C लिखा है वो ये बता रहा है कि हम जो रिएक्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं वो कैपेसिटर के लिए कर रहे हैं. ठीक है, जैसे आपने XL लिखा था उसी तरीके से XC भी है. ठीक, तो ये टर्म हमारे पास आई. तो ये इंपॉर्टेंट टर्म है न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में. नाउ वी वांट टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ रिएक्टेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ. रिएक्टेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ. ध्यान दें, रिलेशन है XC इज इक्वल टू 1 बाय ओमेगा सी. ठीक है, और क्या लिखा जा सकता है 1 बाय 2 पाई एफ सी. तो अगर आपसे एंगुलर फ्रीक्वेंसी के साथ ग्राफ पूछा है तो रिलेशन रहेगा x इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई ओमेगा, और फ्रीक्वेंसी के साथ अगर ग्राफ पूछा है तो रिलेशन रहेगा x इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय एफ. तो दोनों रिलेशन यहां पर आपको मिल रहे हैं. xc इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई ओमेगा एंड xc इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय एफ. ठीक है, अब डिफरेंट ग्राफ आपसे पूछे जा सकते हैं. मान लीजिए आपसे पूछा गया कि XC वर्सेस ओमेगा ग्राफ प्लॉट करें, तो ग्राफ किस तरीके का बनना चाहिए. हाइपरबोलिकली डिक्रीजिंग बनना चाहिए, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ यहाँ पे बनेगा. ठीक है, ध्यान दें, अगर आपसे पूछा गया कि ग्राफ आप प्लॉट करें फ्रीक्वेंसी और XC के बीच में, तो फिर ये भी x इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई एफ, यानी रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ यहाँ पर भी बनेगा. ठीक है, लेकिन अगर हम ग्राफ की एक्सिस चेंज करें, एक्सिस चेंज करने का मतलब अब आपसे ग्राफ पूछा गया 1 बाई एफ और XC के बीच में, सो XC इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई एफ, यानी जो ग्राफ बनना चाहिए वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनना चाहिए. तो पॉइंट ये बनता है कि जो भी ग्राफ बनता है उसके लिए हमें एक्सिस देखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज रिलेशन तो यही है और इसी रिलेशन के अकॉर्डिंग हमें ग्राफ प्लॉट करना है. लेकिन गिवन टर्म पे भी डिपेंड करता है कि ग्राफ किस तरीके का या किस पैटर्न का फॉर्म होगा, 1 बाई एफ हो या 1 बाई ओमेगा हो, दोनों का ग्राफ XC के साथ सिमिलर ही बनेगा. नेक्स्ट, फेजर डायग्राम. ठीक है, तो V का इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ V इज V नॉट साइन ओमेगा टी, and equation of current is I naught sin omega t plus pi by 2. दो इक्वेशन हमारे पास आ गए. फेज डिफरेंस अगर आप फॉर्मूले से कैलकुलेट करना चाहते हैं तो डायरेक्टली यू कैन राइट फाई वी माइनस फाई आई. सो फेज डिफरेंस देखो ओमेगा टी दोनों में कॉमन, सो ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू. सो डेल फाई जनरेट हुआ माइनस पाई बाई टू. ठीक है, और यही फेज डिफरेंस अगर हम फेजर डायग्राम के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना चाहें तो पहले आप फेजर डायग्राम प्लॉट करें, फिर हम फेज डिफरेंस के बारे में बात करते हैं. तो ये एक्सिस आपने लिखा प्लस एक्स एक्सिस पे साइन ओमेगा टी प्लस वाई एक्सिस कॉस ओमेगा टी माइनस एक्स एक्सिस माइनस साइन ओमेगा टी
एंड माइनस वाई एक्सिस माइनस कॉस ओमेगा टी। ठीक है, फेजर हम ड्रॉ कर रहे हैं, ध्यान दें। v का इक्वेशन है v नॉट साइन ओमेगा टी, तो साइन ओमेगा टी रेफरेंस लाइन रहेगा और मैग्नीट्यूड ये आ गया v नॉट। सेकेंड इक्वेशन है i इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी और आई नॉट कॉस ओमेगा टी। दोनों इक्वेशन सिमिलर ही है। अगर मैं फॉर्मूले से फेज डिफरेंस कैलकुलेट करना चाहता हूं तो दोनों फंक्शन साइन में होने चाहिए। ठीक है, इसलिए इसको साइन में कन्वर्ट किया। अदरवाइज अगर मुझे फेजर ही ड्रॉ करना है तो फेजर तो माइनस कॉस माइनस साइन प्लस कॉस सभी में ड्रॉ किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू है साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 और प्लस एंगल का मतलब एंटी क्लॉकवाइज में आपको 90 डिग्री इंक्रीज करना है। यानी जो करंट इक्वेशन रहेगा सो मैग्नीट्यूड इज आई नॉट और वी कैन से करंट लीड्स वोल्टेज बाय एन एंगल पाई बाय 2। सो ये हमेशा ट्रू है कि जब भी हम सर्किट में ओनली कैपेसिटर यानी प्योर कैपेसिटर यूज करेंगे तो रिजल्ट रहेगा कि करंट लीड्स वोल्टेज बाय पाई बाय 2 एंगल। और क्या बोला जा सकता है, और वी कैन से वोल्टेज लैग्स करंट बाय पाई बाय 2 एंगल। तो अगर करंट की टर्म में बताएं तो करंट लीड करता है वोल्टेज को, कितना एंगल, पाई बाय 2। वोल्टेज की टर्म में रिप्रेजेंट करना है तो वोल्टेज लेग्स करंट बाय पाई बाय 2 एंगल। तो ये इसकी पैरामीटर्स हो गए, फीचर्स हो गए, प्रॉपर्टीज हो गए, जो भी आप बोले। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि करंट हमेशा लीड करेगा पाई बाय 2 एंगल से। कैपेसिटिव रिएक्टेंस अगर पूछा गया तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस हम रिप्रेजेंट करते हैं XC से, जिसका वैल्यू 1 बाई ओमेगा सी। पीक करंट अगर पूछा गया तो वैल्यू V नॉट बाय XC। अब अगर हम XC की यूनिट की बात करते हैं, है ना, तो यूनिट ऑफ XC कितना रहता है, देखें ये भी। तो यूनिट ऑफ XC इज ओम। यूनिट क्या मिलेगा, ओम मिलेगा। तभी तो आप पीक करंट कैलकुलेट कर पा रहे हैं ना, V नॉट बाई XC से, बिकॉज वोल्ट डिवाइड बाई ओम ही एम्पियर को रिप्रेजेंट करता है। दैट मीन्स XC का यूनिट क्या होना चाहिए, XC का यूनिट होना चाहिए ओम। ठीक है, पीक करंट आपसे कैलकुलेट करा है, वैल्यू आगे V नॉट बाई XC या V नॉट ओमेगा सी, बिकॉज XC इज इक्वल टू 1 बाय ओमेगा सी। ठीक है, प्रोसीजर सॉल्व करने का। ठीक, अब इसी के बेस पर हमारे पास न्यूमेरिकल्स आते हैं। न्यूमेरिकल इजी होते हैं, केवल हमें कंडीशंस को ध्यान रखना है, न्यूमेरिकल बन जाएगा। दिया गया कि इन एन एसी सर्किट कैपेसिटर ऑफ 10 माइक्रोफैरड हैज रिएक्टेंस 500 ओम। कैपेसिटेंस वैल्यू गिवन है 10 माइक्रोफैरड। 10 माइक्रोफैरड इज 10 इंटू 10 पावर माइनस 6 फैरड। एंड रिएक्टेंस, तो कैपेसिटर कनेक्ट है तो रिएक्टेंस कौन सा होगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस विच इज इक्वल टू 500 ओम। नाउ फाइंड फ्रीक्वेंसी। अब आपसे फ्रीक्वेंसी पूछा है या एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछा है, फ्रीक्वेंसी मतलब हमें कैलकुलेट करना है स्मॉल f जिसका यूनिट होना चाहिए हर्ट्ज, यानी हमें f कैलकुलेट करना है। ठीक, सो XC इज इक्वल टू 1 बाई ओमेगा सी इज इक्वल टू 1 बाई 2 पाई FC। ठीक है, कैलकुलेट क्या करना है, f कैलकुलेट करना है, सभी का वैल्यू पुट कर दें। x 500 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई f और c के प्लेस पर 10 पावर माइनस 5। ठीक, मल्टीप्लाई कर दें। सो f इज इक्वल टू 1 बाय, देखो 10 पावर माइनस 5 को आप न्यूमरेटर में भेज सकते हैं, तो 10 पावर प्लस 5, 500 इंटू 2 ये बनेगा 1000 इंटू पाई। सो आंसर इज 100 बाई पाई हर्ट्ज। बहुत सिंपल न्यूमेरिकल। कैपेसिटेंस का वैल्यू गिवन है, रिएक्टेंस गिवन है, कैलकुलेट करना है फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि फ्रीक्वेंसी गिवन है, सी गिवन है, कैलकुलेट करना है रिएक्टेंस। यानी यहाँ पर 3 अननोन है, F, C और X, तीनों को इंटररिलेट करके न्यूमेरिकल दिया जा सकता है। नेक्स्ट, 1 by pi microfarad capacitor is connected with 110 volt and 60 hertz supply. Find RMS value of current. ठीक है,
यानी आपको वैल्यू गिवन है सबसे पहले कैपेसिटेंस का कि C इज इक्वल टू 1/π माइक्रोफैरेड। सो 1/π माइक्रोफैरेड इज 10⁻⁶/π फैरेड। सेकेंड आपको गिवन है 110 वोल्ट। तो 110 वोल्ट किसको रिप्रेजेंट करता है, पीक वोल्टेज को या आरएमएस वोल्टेज को? ये रिप्रेजेंट करेगा आरएमएस वोल्टेज को, बिकॉज इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज गिवन है। अगर इक्वेशन टर्म में गिवन होता तो पीक करंट को रिप्रेजेंट करता। तो अभी हमारे पास है वी आर एम एस, एंड वी आर एम एस इज 110 वोल्ट एंड द फ्रीक्वेंसी इज 60 हर्ट्ज। ठीक, कैलकुलेट क्या करना है, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। ओके, सो आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट कैलकुलेट की जा सकती है बाय यूजिंग VRMS बाय XC। कोई डाउट इसमें? पहले भी हमने समझा कि अगर आपको पीक वैल्यूज गिवन है तो आप पीक वैल्यू ही फाइंड कर सकते हैं। जैसे अगर आपको V0 गिवन है तो आप I0 फाइंड करें, कोई प्रॉब्लम नहीं। VRMS गिवन है तो आप IRMS पहले फाइंड करोगे, बाद में आप उसको पीक में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है ना, बिकॉज वी नो कि IRMS इज इक्वल टू I पीक बाय √2। तो ये रिलेशन तो हमारे पास है इसी, ठीक है। तो जो वैल्यू आपको गिवन है उसी के करस्पॉन्डिंग आप वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। अगर आपको आरएमएस वैल्यू गिवन है तो आप आरएमएस ही फाइंड करेंगे, बाद में अगर रिक्वायरमेंट है तो आप उसको पीक में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और XC को हम क्या लिखेंगे, XC होता है 1/ωc। तो ये इक्वेशन बन जाता है कि VRMS ωc, और आपको गिवन है फ्रीक्वेंसी में, यानी F गिवन है। तो ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू 2πf। पुट कर दें वैल्यू। सो IRMS इज इक्वल टू VRMS इंटू 2πf इंटू C। वैल्यूज पुट करें, 110 इंटू 2π इंटू 60, और कैपेसिटेंस का वैल्यू 10⁻⁶/π, ठीक है। तो पाई एंड पाई कैंसिल आउट, 2 इंटू 6 12, और 12 इंटू 11, सो 11 इंटू 11 121, और प्लस 11 यानी 132 इंटू 10⁻⁻4 करंट, दैट मीन्स एम्पियर। सो वी कैन राइट 132 इंटू 10⁻⁻4 एम्पियर। ये हमें करंट कैलकुलेट हो गया। सिंपल रिलेशन है, करंट कैलकुलेट करना है तो वोल्टेज अपॉन रिएक्टेंस से कैलकुलेट किया जा सकता है। नेक्स्ट, a 200 volt 60 hertz AC supply is connected across a capacitor of 10π microfarad. Find RMS current through the capacitor. ठीक है, अभी भी आपको गिवन है टर्म VRMS फर्स्ट वैल्यू। सो VRMS इज इक्वल टू 200 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी गिवन है 60 हर्ट्ज, कैपेसिटर गिवन है 10π माइक्रोफैरेड, सो 10⁻⁻6 फैरेड, एंड कैलकुलेट करना है IRMS। और इसी क्वेश्चन में हमें पीक करंट भी कैलकुलेट करना है, मान लीजिए, तो पीक करंट भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब रिलेशन क्या रहेगा, IRMS इज इक्वल टू VRMS बाई XC, सेम रिलेशन जो आपने प्रीवियस न्यूमेरिकल में सॉल्व किया है, वही रिलेशन आपको यहाँ पर यूज़ करना है कि IRMS अगर कैलकुलेट करना है तो वोल्टेज डिवाइड बाय रिएक्टेंस से कैलकुलेट किया जा सकता है, ठीक है। तो वोल्टेज है VRMS और रिएक्टेंस बन जाएगा ωc, लेकिन आपको गिवन है फ्रीक्वेंसी इन टर्म्स ऑफ F, तो वैल्यू रहेगा VRMS 2πfc। सभी का वैल्यू पुट कर दें। सो IRMS इज इक्वल टू VRMS इज 200 इंटू 2π, फ्रीक्वेंसी 60, वैल्यू ऑफ कैपेसिटर 10π इंटू 10⁻⁻6, 10π इंटू 10⁻⁻6 कैलकुलेट करना है। तो नंबर्स जितने भी दिए गए उनको एक साथ लिख लें। तो 2 इंटू 2 4, और 4 इंटू 6 24, पाई स्क्वायर 10 की पावर्स 1 2 3 4, 4 पॉजिटिव में और 6 नेगेटिव में, ठीक है। और पाई स्क्वायर रिप्रेजेंट करता है 10 को। पाई स्क्वायर को अप्रॉक्सीमेटली हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो वैल्यू कितना आ गया, 24 इंटू 10⁻⁻2, और एक 10 यहाँ से इंटू 10⁻⁻1, और वी कैन राइट 2.4 एम्पियर। क्लियर। मान लो पीक करंट पूछा गया, सो पीक करंट इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ IRMS। तो वैल्यू क्या रहेगा, 2.4 मल्टीप्लाई बाय √2 एम्पियर।
ठीक है, नोट करें। कैलकुलेटिव रहेगा, कैलकुलेशंस पे ध्यान दें, और उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम फंक्शन पे ध्यान दें कि फॉर्मूला आपको क्या यूज़ करना है, बिकॉज जैसा एलिमेंट आपको दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग फॉर्मूला यूज़ होगा। फॉर्मेट सेम रहेगा, v इज इक्वल टू आई आर, वी इज इक्वल टू आई एक्स एल, वी इज इक्वल टू आई एक्स सी, फॉर्मेट सेम है, ठीक है। और एक हमें ध्यान रखना है फेज एंगल का, कि अगर हम रजिस्टर यूज़ कर रहे हैं तो v और i के बीच फेज डिफरेंस होता है 0, ठीक है। इंडक्टर अगर हम यूज़ करें तो v लीड्स i बाई पाई बाई 2 एंगल, एंड अगर हम कैपेसिटर यूज़ करें तो i लीड्स v बाय पाई बाई 2 एंगल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज a capacitor of 20 millifarad is connected across AC current source of I0 314 sin 314t, यानी आपको करंट इक्वेशन गिवन है कितना 314 sin 314t। कैलकुलेट क्या करना है, इक्वेशन ऑफ वोल्टेज। तो पहला रिलेशन ध्यान दें, यहां अगर आप इसको कंपेयर करते हैं बेसिक इक्वेशन से, सो बेसिक इक्वेशन बनता है आई नॉट साइन ओमेगा टी। कोई डाउट? ठीक है, पहली बात ये। सेकेंड पॉइंट, हमें पता है कि फॉर प्योर कैपेसिटर आई लीड्स वी बाय कितना एंगल, पाई बाय 2 एंगल। तो यानी जो भी वोल्टेज का फेज बनेगा वो करंट फेज से पाई बाई 2 कम आना चाहिए, यानी उसका वैल्यू आप लिखोगे ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, ठीक है। यानी जो वोल्टेज इक्वेशन रहेगा वो आप लिख सकते हैं V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। तो फेज एंगल तो आपने जो पढ़ा है समझा है उसके अकॉर्डिंग आप सीधे सीधे लिखते हैं कि रजिस्टर अगर है तो V और I दोनों सेम फेज में, इंडक्टर है तो V लीड्स I बाई पाई बाई 2, एंड अगर कैपेसिटर है तो I लीड्स V बाई पाई बाई 2। मतलब करंट का फेज वोल्टेज के फेज से पाई बाई 2 ज़्यादा होना चाहिए। तो जो भी आपको करंट इक्वेशन दिया है उसके फेज एंगल में से पाई बाई 2 माइनस कर दो तो वोल्टेज का फेज बन जाता है। मेन प्रोसेस रह गया कि V नॉट हमें कैलकुलेट करना है, और V नॉट कैलकुलेट करने के लिए सिंपल ओम्स लॉ का इक्वेशन वो यूज़ करें कि V नॉट इज इक्वल टू आई नॉट, जैसे V इज इक्वल टू आई आर वैसे V नॉट इज इक्वल टू आई नॉट एक्स सी, ये वैल्यू बन जाएगा, ठीक है। अब एक्स सी आप किसको रिप्रेजेंट करोगे, एक्स सी होता है 1 बाई ओमेगा सी, सो आई नॉट बाय ओमेगा सी। सो V नॉट इज इक्वल टू आई नॉट का वैल्यू है 314, ओमेगा भी हमें गिवन है 314, एंड वैल्यू ऑफ C वो आपको गिवन है 20 मिली फैरेड। So 20 into 10 power minus 3 millifarad, 314 cancel out, and V naught is equal to 1000 by 20 which is equal to 50. So peak value of voltage कितना आया 50. So equation is V is equal to 50 sin omega t minus pi by 2. ये इक्वेशन आपको मिला। कोई डाउट इसमें? अब थोड़ा सा आप लॉजिकली समझे। साइन 90 माइनस थीटा किसको रिप्रेजेंट करता है? साइन 90 माइनस थीटा रिप्रेजेंट करता है कॉस थीटा को। सो साइन थीटा माइनस 90 किसको रिप्रेजेंट करेगा? वो रिप्रेजेंट करेगा माइनस कॉस थीटा को, ठीक है। तो मान लीजिए अगर ऑप्शन आपको कुछ इस तरीके से दिया है कि ऑप्शन आपको साइन में नहीं दिया, ऑप्शन आपको किस में दिया है? कॉस में दिया है, तो फिर आपको इस फंक्शन का यूज करना पड़ेगा कॉस में कन्वर्ट करने के लिए, या आप अपने फेजर से भी देख सकते हैं। फेजर से कैसे देखें? देखो ध्यान से कि यहाँ पर होता है साइन कॉस माइनस कॉस, तो साइन से पाई बाई 2 पीछे कितना आना चाहिए? माइनस कॉस आना चाहिए। तो या तो आप इसको डायरेक्ट लिख दो कि -50 कॉस ओमेगा टी, तो ये भी करेक्ट है। अदरवाइज अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज कर रहे हैं तो साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो साइन थीटा माइनस 90 क्या बनेगा? माइनस कॉस थीटा। उसी टर्म में आपने यहाँ पे माइनस कॉस थीटा रिप्रेजेंट कर दिया। देखो रिलेशन क्या है? साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, सो साइन थीटा माइनस 90 वी कैन राइट माइनस कॉस थीटा। तो छोटे छोटे से रिलेशन हैं, ये भी आप ध्यान रखें, न्यूमेरिकल इजी रहेगा, ठीक है। नोट करें। नोट हुआ? नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज सीरीज LCR सर्किट
मतलब तीनों कंपोनेंट को आपने सीरीज में कनेक्ट कर दिया। अगर हम आर की यूनिट की बात करते हैं तो आर की यूनिट होती है ओम, एल की यूनिट होती है हेनरी एंड कैपेसिटेंस आता है फेरेड में। ठीक है, तो पहली बात यह है कि हमें यहाँ पे सभी की वह क्वांटिटी रिप्रेजेंट करनी है जिसकी यूनिट हो ओम, यानी आर तो आपका ओम में ही रहेगा, हमें एल के प्लेस पर यूज़ करना चाहिए एक्सएल जिसका यूनिट हो जाता है ओम, और इसको हम बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। कैपेसिटेंस के लिए आप रिप्रेजेंट करते हैं एक्ससी यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और इसका यूनिट भी होता है ओम। अगर मैं फेजर डायग्राम प्लॉट करता हूँ तो फेजर डायग्राम कुछ इस तरीके से बनाया जा सकता है कि आर के लिए फेजर वो बनेगा कि V और I बोथ आर इन सेम फेज। एल के लिए अगर आप फेजर बना रहे हैं तो एल के केस में आपको पता है कि V लीड्स I बाय π/2 एंगल, तो V I से π/2 लीड कर रहा है। और कैपेसिटर के लिए अगर आप फेजर बना रहे हैं तो फेजर को इस तरीके से बनाया जा सकता है कि जो I है वो लीड कर रहा है वोल्टेज को बाय एन एंगल π/2, यानी यहाँ पर V लीड कर रहा है इंडक्टर के केस में बाई एंगल π/2, और कैपेसिटर के लिए करंट लीड करता है वोल्टेज से π/2। ठीक है, ये बात समझ में आई? ठीक, ध्यान दें कि V के फेज तो सब जगह अलग अलग आ रहे हैं, तीनों ये कनेक्टेड हैं सीरीज में, और सीरीज में फ्लो होने वाला करंट वो सेम होता है। तो यानी आप यहाँ पर I को सेम कंसीडर कर सकते हैं बिकॉज R, L and C are connected in series, hence same current is flowing through them। तो हम करंट को रेफरेंस मान सकते हैं कि करंट तीनों में सेम रहेगा। ठीक है, तो इसलिए अगर हम करंट की एक्सिस को इस तरीके से बना दें तो ऑब्वियस बात है कि यहाँ जो V है ये रिप्रेजेंट करेगा VR को, इंडक्टर के लिए जो V आएगा वो रिप्रेजेंट करेगा VL को, और कैपेसिटर के लिए जो V आएगा वो रिप्रेजेंट करेगा VC को। ठीक है, यानी पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर, पोटेंशियल अक्रॉस इंडक्टर, पोटेंशियल अक्रॉस रजिस्टर। इन तीनों ग्राफ को अगर कंबाइन किया जाए, इन तीनों ग्राफ को कंबाइन किया जाए और I को कॉमन एक्सिस रखा जाए तो आप ग्राफ किस तरीके से प्लॉट कर सकते हैं? देखिए ध्यान से कि हमने I तो रखा कॉमन I। ठीक है, अगर हम VR रिप्रेजेंट करते हैं तो VR यहाँ पर हमें कहीं मिलेगा। ठीक है, ये एक्सिस रिप्रेजेंट करेगा VL को एंड -y एक्सिस रिप्रेजेंट करेगा VC को। देखो, इंडक्टर के लिए VL लीड्स करंट बाई π/2, कैपेसिटर के लिए I लीड्स करंट बाई I लीड्स वोल्टेज बाई π/2, और फॉर रजिस्टर V एंड I बोथ आर इन सेम फेज। ठीक, तो ये हम वेक्टर से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर कोई ना कोई कंडीशन कंसीडर करना पड़ेगा, या तो हम VL को ग्रेटर कंसीडर करें या VC को ग्रेटर कंसीडर करें, तभी आप यहाँ पे कुछ एक रिक्वायर्ड रिजल्ट या कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है ना, तो हमने कंसीडर किया लेट VL is greater than VC। तो अगर VL ग्रेटर देन VC है तो ऑब्वियस बात है कि ये जो वेक्टर आ रहा है +y में इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, और जो -y में वेक्टर आ रहा है इसका मैग्नीट्यूड कम है। अगर मैं कंसीडर करता हूं कि VC इज ग्रेटर देन VL तो ऑब्वियस बात है कि -y एक्सिस में जो वेक्टर जा रहा है इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा और इसका मैग्नीट्यूड कम होगा। दोनों का डायरेक्शन क्या है? अपोजिट। दोनों का यूनिट क्या है? वोल्ट। इसका मतलब हम दोनों को क्या कर सकते हैं? माइनस कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम कंसीडर करें कि VL इज ग्रेटर देन VC तो ऑब्वियस बात है कि मान लीजिए ये 10 है और ये 5 है, तो रिजल्टेंट बचेगा ऊपर 5। तो यहाँ पर आपने रिप्रेजेंट किया VL माइनस VC, ये VL माइनस VC वेक्टर है। ठीक है, और ये है आपका VR वेक्टर। तो क्या नेट V कैलकुलेट किया जा सकता है? तो नेट V बनेगा इन दोनों का रिजल्टेंट, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट बनेगा इसको आप नेट V रिप्रेजेंट करेंगे, और V कौन सा बनेगा? V बनेगा VRMS। ठीक है, सर्किट में फ्लो होने वाला करंट कौन है? सर्किट में फ्लो होने वाला करंट होता है IRMS। सो VRMS और IRMS के बीच में जो एंगल बनता है उसको आप क्या बोलते हैं? उसी एंगल को आप फेज एंगल बोलते हैं या फेज डिफरेंस बोलते हैं।
ठीक है ना, यानी वी और आई की इक्वेशन में जो फेज एंगल बन रहा है, फेज एंगल का डिफरेंस बन रहा है या फेज एंगल बन रहा है, उसी को तो आप फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, वापस से एक बात सुनना, हमने VL को ग्रेटर कंसीडर किया है, न्यूमेरिकल में हो सकता है कि VC ग्रेटर आए, तो जो वेक्टर बनेगा वो नीचे की तरफ बन जाएगा, रिजल्ट में और कोई चेंजेस नहीं आता। ठीक है ना, तो VL माइनस VC ऊपर, VR इधर, दोनों का नेट अगर हमें कैलकुलेट करना है तो एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री, तो रिजल्टेंट इन दोनों के बीच में कहीं बनना चाहिए। और रिजल्टेंट हम कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे, देखो ध्यान से, कि अगर दो वेक्टर्स आपको दिए गए एक VR वैल्यू का एक VL माइनस VC वैल्यू का है, तो इसका रिजल्टेंट कैलकुलेट किया जा सकता है। दैट मीन्स VRMS इज इक्वल टू फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर VR स्क्वायर प्लस सेकेंड वेक्टर का स्क्वायर VL माइनस VC स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक, कोई डाउट? ध्यान दें, VR क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? VR रिप्रेजेंट कर रहा है I इंटू आर, I इंटू आर, आर मतलब रजिस्टेंस। VL क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? VL रिप्रेजेंट कर रहा है I इंटू एक्सएल। और VC क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? VC रिप्रेजेंट कर रहा है I इंटू XC। तीनों में I कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से I हटा दूँ या इस ट्रायंगल को हम बाहर निकाल दें, ठीक है ना, ये जो ट्रायंगल बन रहा है, इस ट्रायंगल को तो हम बोलते हैं वोल्टेज ट्रायंगल, जो आपने यहाँ पर बनाया। वैल्यू VR, दिस वैल्यू इज VL माइनस VC, और जो रिजल्टेंट आपने लिखा है VRMS, और फेज एंगल यहाँ पे कितना लिखा? फाई। तो ये ट्रायंगल बनता है वोल्टेज ट्रायंगल, और वोल्टेज ट्रायंगल के अकॉर्डिंग आपने कैलकुलेट कर लिया कि VRMS इज इक्वल टू V कैपिटल R स्क्वायर माइनस VL माइनस VC होल स्क्वायर। ठीक, सेकेंड थिंग कि अगर इसी ट्रायंगल को आप इम्पीडेंस ट्रायंगल में कन्वर्ट करना चाहें तो किस तरीके से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। देखें, अब हम बात कर रहे हैं इम्पीडेंस ट्रायंगल की। ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने में इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। आपने यहाँ लिखा था VRMS, ये वैल्यू था आपका VL माइनस VC, और यहाँ पर आपने लिखा है VR। यही बन रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं? ठीक, ध्यान दें, VR को वी कैन राइट I इंटू आर, VL माइनस VC, तो I आपने कॉमन ले लिया और VL के प्लेस पर XL माइनस XC, यानी I इंटू XL VL को रिप्रेजेंट करेगा, I इंटू XC VC को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब VRMS, तो VRMS आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं I इंटू Z। अब यहाँ पर एक नया टर्म आया है Z, और Z को आप क्या बोलते हैं? इम्पीडेंस बोलते हैं। ध्यान से सुनना, रजिस्टेंस, अगर हम प्योर रजिस्टेंस यूज कर रहे हैं तो उसका जो अपोजिशन टू फ्लो ऑफ करंट होता है उसको बोला जाता है रजिस्टेंस, जिसका यूनिट होता है ओम। ठीक, प्योर इंडक्टर या प्योर कैपेसिटर अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो अपोज करेगा फ्लो ऑफ करंट को, उस टर्म को आप बोलते हैं रिएक्टेंस, जिसको आप एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। इंडक्टर के लिए आपने लिखा XL और कैपेसिटर के लिए लिया आपने XC। लेकिन अगर कॉम्बिनेशन आता है, कॉम्बिनेशन का मतलब कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, RLC तीनों हो सकते हैं, RL हो सकता है, RC हो सकता है या LC हो सकता है। तो कॉम्बिनेशन के केस में जो अपोजिशन सर्किट प्रोवाइड करता है करंट फ्लो के लिए, उसको बोला जाता है इंपीडेंस। उसको क्या बोलते हैं? इंपीडेंस। और इंपीडेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Z से रिप्रेजेंट करते हैं। इंपीडेंस का यूनिट क्या आता है? इंपीडेंस का यूनिट होता है ओम, और जिसका भी यूनिट ओम है उन सब की वर्किंग लगभग सेम ही रहेगी। यानी यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं VRMS इज इक्वल टू I इंटू Z, और Z यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि सर्किट का नेट इंपीडेंस कितना है, और इंपीडेंस का यूनिट होता है ओम। यानी सॉल्व करने का जो तरीका है, प्रोसीजर है, वो सेम ही रहेगा। I इज इक्वल टू V इज इक्वल टू IR, जो बेसिक इक्वेशन है आपके ओम्स लॉ इक्वेशन, वो आप यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे इंडक्टर के लिए आपने लिखा IXL, कैपेसिटर के लिए लिखा IXC, रजिस्टर के लिए लिखा IR, सर्किट के लिए लिखा I इंटू Z, तो ये किसके इक्वल आ रहा है? VRMS के इक्वल आ रहा है। और सभी में से अगर ये I माइनस कर दिया जाए तो I माइनस करने के बाद जो ट्रायंगल आपके पास बचेगा, इसी को आप इम्पीडेंस ट्रायंगल्स रिप्रेजेंट करते हैं। XL माइनस XC हियर R, एंड सबका रिजल्टेंट Z, और एंगल कितना है? एंगल अभी भी फाई ही रहेगा। तो इस ट्रायंगल को बोला जाता है इम्पीडेंस ट्रायंगल।
जो आपने वोल्टेज ट्रायंगल से फॉर्म कर लिया। अब यहाँ पे मुझे बताएं क्या इम्पीडेंस का वैल्यू कैलकुलेट किया जा सकता है? बिल्कुल, हम यहाँ से इम्पीडेंस का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं कि Z इज इक्वल टू कैपिटल R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर। और XL और XC किसको रिप्रेजेंट करता है? XL रिप्रेजेंट करता है ओमेगा L को और XC रिप्रेजेंट करता है 1 बाई ओमेगा C को। सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब कोई भी कॉम्बिनेशन आपको दिया हो, मानो RL कॉम्बिनेशन दिया है, कौन सा कॉम्बिनेशन दिया है? RL, तो आप C वाली टर्म को क्या कर दें? 0 कर दें, तो VRMS कितना मिल जाएगा? V कैपिटल R स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर। मानो RC कॉम्बिनेशन दिया है तो L टर्म को 0 कर दो, वैल्यू आ जाएगा VR स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर। मानो अगर आपको LC टर्म दिया है तो आप VR को 0 कर दें, टर्म बन जाएगा VL माइनस VC होल स्क्वायर का अंडर रूट, मतलब VL माइनस VC। सिमिलर पैटर्न आपका इम्पीडेंस के लिए भी चलेगा कि अगर आपको RL सर्किट दिया है तो सर्किट का नेट इंपीडेंस बनेगा R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, क्योंकि XC को आप 0 कर देंगे। मानो आपको RC सर्किट दिया है तो फिर इंपीडेंस रिएक्टेंस 0 होगा, तो XL टर्म 0 हो जाएगा, वैल्यू बचेगा R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। ठीक है, और अगर आपको LC सर्किट दिया है, कौन सा सर्किट दिया है? LC सर्किट दिया है, तो R टर्म 0 और टर्म रहेगा Z इज इक्वल टू XL माइनस XC या XC माइनस XL। तो इसी दोनों इक्वेशन से, इन्हीं दोनों इक्वेशन से अब जितने भी इक्वेशन बचे हैं वो सारे सॉल्व हो जाएंगे। केवल आपको ये देखना पड़ता है कि सर्किट में एलिमेंट कौन सा दिया है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर ये बनता है कि कभी कभी आपको रिलेशन कैलकुलेट करना होता है, जैसे इंपीडेंस दिया है, एंगल दिया है, रेजिस्टेंस सॉल्व करना है, इंपीडेंस दिया है, रिएक्टेंस सॉल्व करना है। आप इसको एक्स नेट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि सर्किट का नेट रिएक्टेंस कितना है, वो वैल्यू इक्वल होगा XL माइनस XC के। ठीक है, तो इन दोनों ट्रायंगल से आप क्या साइन फाई, कोस फाई, टेन फाई का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर इसी ट्रायंगल को हम यूज़ कर रहे हैं तो इसी ट्रायंगल को यूज़ करने पर साइन फाई कितना लिखा जा सकता है? साइन फाई मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो वैल्यू रहेगा XL माइनस XC बाय Z। कॉस फाई कितना वैल्यू रहेगा? कॉस फाई होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, जिसको आप रिप्रेजेंट करोगे R बाई Z से। एंड टेन फाई होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और साइन बाई कॉस से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, तो परपेंडिकुलर इज XL माइनस XC और बेस इज R। सो वैल्यू यहाँ पर रहेगा XL माइनस XC बाय R। रटने की जरूरत नहीं है, हम केवल इस ट्रायंगल को ध्यान रखें, बिकॉज ट्रायंगल से ये इक्वेशन भी आता है, Z इज इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC स्क्वायर। इम्पीडेंस ट्रायंगल से आपको सेम इक्वेशन इम्पीडेंस के लिए भी मिलेगा, और एंगल रिलेशन अगर आपको दिया है तो कोई भी रिक्वायर्ड वैल्यू भी कैलकुलेट किया जा सकता है। सिमिलरली अगर आपको वोल्टेज ट्रायंगल पता है या वोल्टेज की बेसिक डेटा पता है, जैसे VR दिया गया, VL माइनस VC दिया गया, तो आप VRMS कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस, और इसी ट्रायंगल को यूज करके आप साइन फाई, कॉस फाई और टेन फाई को भी रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो साइन फाई कितना बनेगा? VL माइनस VC बाय VRMS, कॉस फाई VR बाय VRMS, एंड टेन फाई का वैल्यू रहेगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी VL माइनस VC डिवाइड बाय ये VR। बात समझ में आई? तो ये जो दोनों ट्रायंगल आपने बनाई है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, रटने की जरूरत नहीं है। ट्रायंगल अगर आपको ध्यान है तो सभी क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आई? अब एक छोटी सी बात, अगर हम एलिमेंट यूज कर रहे हैं प्योर रजिस्टर, ठीक है, तो जो अपोजिशन टू फ्लो ऑफ करंट होता है, अपोजिशन टू फ्लो ऑफ करंट, उसको आप रिप्रेजेंट करते हैं टर्म रेजिस्टेंस से, जिसका यूनिट होता है ओम। मानो हम प्योर इंडक्टर यूज कर रहे हैं तो उसके लिए जो टर्म बनता है उसको आप बोलते हैं रिएक्टेंस, और इंडक्टर यूज कर रहे हैं इसलिए वैल्यू आ जाता है आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस।
एंड आप यूज़ करते हैं टर्म एक्सेल एंड यूनिट इज ओम। ठीक है, अगर हम यूज़ कर रहे हैं प्योर कैपेसिटर तो टर्म बनता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। केवल नाम में चेंजेस आ रहा है, वर्किंग सभी की सेम है, इस बात का ध्यान रखा जाए कि नाम में चेंज आ रहा है, वर्किंग सभी की सेम है, बिकॉज आप यहाँ पे भी अप्लाई करते हैं V=IR, V=IXL, V=IXC, तो वर्किंग सबकी सेम है। मानो कॉम्बिनेशन आ गया, अब कॉम्बिनेशन कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, RLC आ सकता है, RL आ सकता है, LC आ सकता है, RC आ सकता है, तो इन सभी कॉम्बिनेशन में अपोजिशन टू फ्लो ऑफ करंट द न्यू टर्म इज नोन एज इम्पीडेंस, जिसको आप रिप्रेजेंट करते हो Z से, और उसका यूनिट भी क्या है, ओम है। ठीक है, तो सिमिलरली आप उसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें, हमें न्यूमेरिकल दिया गया कि रेजिस्टेंस का वैल्यू है 3 ओम, XL है 8 ओम, XC है 4 ओम, इज कनेक्टेड इन सीरीज विद 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज। ठीक है, तो ये आपको RLC सर्किट की डिटेल दी गई है। पॉइंट ये है कि सबसे पहले जो भी डिटेल आपको दी गई है उसमें आप यूनिट चेक करें। अगर सभी आपको ओम में गिवन है, इसका मतलब डायरेक्ट आपको XL, XC और R गिवन है। ठीक है, यहाँ तो मैंने नोटेशन लिख के दिया, लेकिन कभी कभी होता है कि नोटेशन लिख के नहीं दिया जाता, वहाँ पे आपको सीधे वैल्यू लिख के दिया गया, तो आप इनका यूनिट चेक कर लें। अगर यूनिट सबका ओम दिया है तो इम्पीडेंस हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग फॉर्मूला R² प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर। ये बात समझ में आई? ठीक है, अगर ये वैल्यू आपको ओम में नहीं दिया होता, मानो कैपेसिटर दिया है आपको फैरेड में, इंडक्टर दिया है आपको हेनरी में, तो पहले हमें क्या करना पड़ता है, इनका XL और XC फाइंड करना पड़ता, उसके बाद आप फिर क्वेश्चन को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक, एक बात और आप समझे फेज एंगल के बारे में, कि फेज एंगल की अगर हम बात कर रहे हैं, ध्यान देना कि अगर हम ये कंसीडर करते हैं कि VL इज ग्रेटर देन VC, तो VL माइनस VC वैक्टर यहाँ बनेगा। ठीक है, यहाँ पे VR वेक्टर बनेगा, करंट भी इसी डायरेक्शन में होगा, और RMS हमें इन दोनों के बीच में कहीं मिलेगा, और ये रिप्रेजेंट करेगा IRMS को, इन दोनों के बीच में बनेगा फेज एंगल। ठीक, सेकंड कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन हमने क्या कंसीडर किया, VL इज ग्रेटर देन VC। सेकंड कंडीशन हम कंसीडर कर रहे हैं कि VC इज ग्रेटर देन VL, तो VC अगर ग्रेटर देन है VL से, तो ऑब्वियस बात है कि जो नेगेटिव आई वाला वेक्टर था वो डोमिनेट करेगा, और उसके अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट मिलेगा कि यहाँ VR है, IRMS है, और अगर VC ग्रेटर देन है VL से, तो यहाँ जो वेक्टर मिलेगा वो VC माइनस VL को रिप्रेजेंट करेगा, और दोनों का जो नेट आएगा वो यहाँ पे कहीं आएगा, जिसको आप VRMS से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बात समझ में आई? अब टर्म पे ध्यान देना, फेज एंगल अगर मैं रिप्रेजेंट करता हूं तो फेज एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज में जो आगे है उसी के अकॉर्डिंग बनता है। ठीक है ना, अब यहाँ पे करंट इधर है, VRMS इधर है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कौन आगे है, IRMS आगे है। क्लियर बात? ध्यान दें। अगर VL इज ग्रेटर देन VC हो, या XL इज ग्रेटर देन XC हो, जो न्यूमेरिकल में आपको डेटा से पता चल जाता है, तो इन दोनों टर्म में आप बोलेंगे रिजल्ट क्या रहेगा, रिजल्ट रहेगा V लीड्स I by 5, V लीड्स I by 5। सेकेंड केस, अगर आपको दिया गया है VC इज ग्रेटर देन VL और XC इज ग्रेटर देन XL, दोनों में से कोई भी कंडीशन जो न्यूमेरिकल में आपको पता चल जाता है कि जैसे आप डेटा पढ़ते हैं आपको वैल्यू पता चल जाती है, तो यहाँ पे रिजल्ट क्या रहेगा, यहाँ रिजल्ट रहेगा I लीड्स V बाय एंगल 5। तो जो लीड करता है उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर देना होता है। ठीक है, और स्टार्टिंग में आपने एक टर्म पढ़ा था, स्टार्टिंग में टर्म क्या पढ़ा था कि जो फेज डिफरेंस आप कैलकुलेट करते हैं वो आप 5V माइनस 5I से कैलकुलेट करते हैं, जिसका वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो तीनों आ सकता है, ये हमने पढ़ा था। फिर आपने बोला था कि अगर पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब 5V इज ग्रेटर देन 5I, और 5V 5I से ग्रेटर है तो ऑब्वियस बात है कि सर्किट में L कंपोनेंट C कंपोनेंट से ज़्यादा होना चाहिए, तभी आपका वोल्टेज फेज करंट फेज से ज़्यादा हो सकता है।
ठीक है। अगर 5e माइनस 5a का वैल्यू आ रहा है नेगेटिव, इसका मतलब करंट का फेज ज़्यादा है। करंट का फेज ज़्यादा होने का मतलब है कि जो कैपेसिटर से रिलेटेड कंपोनेंट है उसका वैल्यू ग्रेटर है, ठीक है। और फेज 0 आ रहा है, इसका मतलब L और C एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे और जो सर्किट रहेगा वो प्योरली रजिस्टिव की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। अब हम न्यूमेरिकल पे आते हैं। हमें वैल्यू दिया था कि R इज इक्वल टू 3 ओम, XL इज 8 ओम, XC इज 4 ओम, कनेक्टेड इन सीरीज विद सप्लाई 200 वोल्ट। तो 200 वोल्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है VRMS को, और यहाँ पर आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है F। कैलकुलेट करना है फर्स्ट इंपीडेंस। तो इंपीडेंस कैलकुलेट करने के लिए डायरेक्ट तीनों कंपोनेंट दिए तो आप यूज करोगे R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर दें तो Z इज इक्वल टू R के प्लेस पर 3 स्क्वायर प्लस 8 माइनस 4 स्क्वायर। सो वैल्यू आ गया 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 5 ओम। सो सर्किट का इंपीडेंस है 5 ओम। नेक्स्ट आपसे पूछा गया RMS करंट। तो RMS करंट अगर कैलकुलेट करना है तो RMS करंट इज इक्वल टू VRMS बाई Z, ठीक। VRMS कितना? 200, 5। सो 200 बाई 5 वैल्यू 40 एम्पियर, और 40 एम्पियर रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? RMS करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। नाउ नेक्स्ट आपसे पूछा गया फेज एंगल। तो फेज एंगल कैलकुलेट करने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा इंपीडेंस ट्रायंगल। देखो कोई भी वैल्यू आप यूज कर सकते हैं। देखो आपने Z भी सॉल्व कर लिया है। मानो अगर आपसे क्वेश्चन में Z पूछा ही नहीं जाता तो फिर Z सॉल्व करना, तो फिर वो तो क्वेश्चन को लेंदी करना है। जो टर्म आपको दिया है उसी टर्म के अकॉर्डिंग आप सॉल्व करना सीखें। तो XL और XC R किस तरीके से रिलेट करते हैं? tan phi टर्म से रिलेट करते हैं कि tan phi इज इक्वल टू XL माइनस XC बाई R। ये बात समझ में आ रही है? तो अगर यहाँ पर XL माइनस XC बाई R सोल्व करने पर आंसर आता है पॉजिटिव, इसका मतलब L ग्रेटर है, और जो फेज एंगल बनेगा पॉजिटिव बना तो V लीड करना चाहिए I को। XL माइनस XC बाई R सोल्व करने पर अगर आंसर आता है नेगेटिव, इसका मतलब C का फेज L के फेज से ज़्यादा है, यानी C कंपोनेंट का जो C कंपोनेंट इज डोमिनेटिंग कंपोनेंट, एंड उसी के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट मिलेगा। तो आप यहाँ पे बोल देंगे कि V लैग्स करंट बाई फाई एंगल, ठीक है ना। अगर XL माइनस XC नेगेटिव है तो कैपेसिटर का इफेक्ट डोमिनेट करेगा और उसी के अकॉर्डिंग आप करंट लीड करेगा वोल्टेज से बाई एन एंगल 5, जो भी आप कैलकुलेट वहां पर कर रहे हैं, ध्यान दें। तो tan phi XL इज 8 माइनस 4 बाई 3, सो रिजल्ट आया आपका 4 बाई 3। 10 में 4 बाई 3 कब आता है? व्हेन एंगल इज 53 डिग्री। सो 53 डिग्री एंगल रहेगा, और क्लियरली यहाँ पे बोला जा सकता है कि अगर पॉजिटिव आ गया, वैसे भी XL का वैल्यू आपको ग्रेटर दिख रहा है, तो आप क्या बोलेंगे? रिजल्ट क्या रहेगा? V लीड्स I बाय 53 डिग्री। तो ये इसका रिजल्ट रहेगा, बिकॉज L कंपोनेंट डोमिनेट कर रहा है। वो आप यहाँ से भी क्लियरली देख सकते हैं कि XL इज ग्रेटर देन XC। नेक्स्ट, R is equal to 30 ohm, L is equal to 50 by pi millihenry, and capacitance value given है 10 pi microfarad। क्लियर? और ये बोला गया कि सब ये कनेक्टेड है सीरीज में विद सप्लाई VRMS एंड फ्रीक्वेंसी। ये वैल्यूज आपको गिवन है। सो VRMS is 200 एंड फ्रीक्वेंसी इज 100 हर्ट्ज। कैलकुलेट करना है इंपीडेंस। अब इंपीडेंस अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू रिक्वायर्ड है आपको Z इज इक्वल टू कैपिटल R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर। और XL और XC किसको रिप्रेजेंट करता है? वो रिप्रेजेंट करता है रिएक्टेंस को। और जो वैल्यूज आपको गिवन है वो किसकी गिवन है? L और C की। तो न्यूमेरिकल को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा XL का। XL होता है ओमेगा L, जिसको आप लिख सकते हैं 2 पाई FL। सभी का वैल्यू पुट करें, ठीक है। तो 2 पाई, फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है 100, एंड वैल्यू ऑफ L इज 50 बाय पाई मिली, ठीक। 10 की आपको 3 पावर्स दिख रही है यहाँ पे, नेगेटिव 3 पावर से कैंसिल आउट हो गया, और 5 इंटू 2 ये रिप्रेजेंट करेगा 10 को, और पाई और पाई हो जाएगा कैंसिल आउट, तो XL आ गया है 10 ओम। सेकेंड हम कैलकुलेट कर रहे हैं XC, तो XC रिप्रेजेंट करता है 1 बाई ओमेगा C, यानी 1 बाई 2 पाई FC को। वैल्यूज पुट करें
सो 1/2 पाई फ्रीक्वेंसी इज 100 और C का वैल्यू हमें कितना गिवन है? C का वैल्यू गिवन है 10 पाई माइक्रोफेरेड। तो माइक्रोफेरेड का जो 10 पावर -6 है वो तो ऊपर आ जाएगा +6 और 10 पाई वो यहाँ पे रिमेनिंग रह जाएगा। ठीक है, ध्यान दें 1 2 3 3 पावर्स तो हैं और पाई स्क्वायर ये भी 10 को रिप्रेजेंट करेगा तो 4 पावर्स हो गई। तो वैल्यू बचा आपके पास 100/2 विच इज इक्वल टू 50 ओम। तो आपने सबसे पहले एक्सएल और एक्ससी कैलकुलेट किया है और क्लियरली यहाँ पे शो हो रहा है कि एक्ससी का वैल्यू एक्सएल से ग्रेटर है, मतलब करंट यहाँ पे वोल्टेज से लीड करना चाहिए, करंट का फेज ग्रेटर होगा वोल्टेज के फेज से। फर्स्ट टर्म हमें क्या कैलकुलेट करना है? फर्स्ट टर्म हमें कैलकुलेट करना है इम्पीडेंस। तो इम्पीडेंस आप रिप्रेजेंट करेंगे Z से, वैल्यू बनेगा R² प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी होल स्क्वायर। पुट करें वैल्यूज, R तो है आपके पास 30, सो 30 स्क्वायर प्लस 10 माइनस 50 स्क्वायर, 10 माइनस 50 माइनस 40, तो 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर, रिजल्ट रहेगा आपका 50 स्क्वायर, अंडर रूट से बाहर आएगा, वैल्यू आ गया 50। बात समझ में आई? सेम ही तो पैटर्न है, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 5 के इक्वल, तो सेम 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर इन अंडर रूट किसके इक्वल? 50 ओम के इक्वल। तो इंपीडेंस आ गया 50 ओम। नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है आरएमएस करंट और VRMS आपको गिवन है 200 वोल्ट, इंपीडेंस आपने सॉल्व कर लिया 50, सो आरएमएस करंट कैलकुलेट किया जा सकता है IRMS इज इक्वल टू VRMS बाई Z और VRMS आपको गिवन है 200, इंपीडेंस आपने सॉल्व किया 50, IRMS आंसर इज 4 एम्पियर। क्लियर? कोई डाउट? नेक्स्ट आपसे पूछा गया पीक करंट, और पीक करंट हम कैसे सॉल्व करते हैं? सो पीक करंट आरएमएस करंट से रिलेट की जा सकती है कि पीक करंट I0 इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ IRMS। तो आंसर क्या रहेगा? आंसर रहेगा 4√2 एम्पियर। नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है फेज एंगल। ठीक है, तो फेज एंगल कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करेंगे फॉर्मूले का। सो tan phi इज इक्वल टू XL माइनस XC बाई R। ठीक, XL कितना है? 10, XC 50, R 30, सो वैल्यू आई -40/30, ये tan phi। ठीक है, अब एक बात बताएं कि tan phi अगर 4/3 है तो 4/3 पे वैल्यू कितना आता है? 4/3 पे वैल्यू आता है आपका 53 डिग्री। ठीक है, तो अभी कितना वैल्यू आएगा? अभी 53 डिग्री आएगा, लेकिन नेगेटिव में आएगा, यानी आप लिख सकते हैं यहाँ पे phi इज इक्वल टू -53 डिग्री। अब -53 डिग्री किसको रिप्रेजेंट करता है? -53 डिग्री रिप्रेजेंट करता है कि I लीड्स वोल्टेज बाय 53 डिग्री। और क्या लिखा जा सकता है? और लिखा जा सकता है कि V लैग्स I बाय 53 डिग्री, क्योंकि हमने जो सॉल्व किया है वो XL माइनस XC से सॉल्व किया है और उसका आंसर आया नेगेटिव, और नेगेटिव आना इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि जो करंट है वो लीड करता है वोल्टेज से। कितना एंगल? जो भी एंगल यहाँ पे सॉल्व हुआ है। बात क्लियर है? तो दोनों टर्म में इसका आंसर दिया जा सकता है I लीड्स V। आप क्लियरली ये भी बोल सकते हैं बिकॉज XC इज ग्रेटर देन XL। यहाँ पर आपको पता है कि फेज एंगल अगर आप सॉल्व करें, और रीजन क्या है इसका? बिकॉज XC इज ग्रेटर देन XL, ये इसका रीजन रहेगा। नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ करंट, ये हमें कैलकुलेट करना है। क्या इक्वेशन ऑफ करंट आप सॉल्व कर सकते हैं? देखिए ध्यान से। तो पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा? हमें बनाना पड़ेगा इक्वेशन ऑफ वोल्टेज। तो सबसे पहले अगर आप इक्वेशन ऑफ वोल्टेज बना रहे हैं तो V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा t, ये वोल्टेज इक्वेशन बनेगा। ठीक है, करंट इक्वेशन अगर आपको फॉर्म करना है तो करंट इक्वेशन क्या बनता है? I0 साइन ओमेगा t। अब करंट लीड कर रहा है या वोल्टेज लीड कर रहा है? बताएं, करंट लीड कर रहा है या वोल्टेज लीड कर रहा है? करंट लीड कर रहा है। कितना एंगल लीड कर रहा है? 53 डिग्री।
I लीड्स V by 53 या V लेग्स I by 53 डिग्री। तो करंट का जो फेज आया है उसमें आप मेंशन करेंगे 53 डिग्री। और क्या आई नोट आप सॉल्व कर चुके हैं? आई नोट का वैल्यू आपके पास आया था 4√2, ठीक है, पुट करें। सो 4√2 साइन ओमेगा क्या लिखा जा सकता है? ओमेगा होता है 2πf और फ्रीक्वेंसी आपको दिए 100 हर्ट्ज। सो वैल्यू आ गया 200 पाई, ठीक, पुट करें। सो 200 पाई टी प्लस 53 डिग्री। ये करंट इक्वेशन आपका बन गया। जनरल फॉर्मेट अगर वोल्टेज इक्वेशन V नोट साइन ओमेगा टी कंसीडर किया जाए तो करंट इक्वेशन बन जाता है 4√2 साइन 200 पाई टी प्लस 53 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि आपको वैल्यूज डायरेक्ट गिवन है, बिकॉज अब यूनिट किस में है? ओम में है। यानी आपको वैल्यू गिवन है R का, XL का और XC का। वोल्टेज इक्वेशन गिवन है 100 साइन 100 पाई टी। कैलकुलेट करना है फर्स्ट इम्पीडेंस। सॉल्व कैसे करें? फर्स्ट कैलकुलेट करना है इम्पीडेंस। इम्पीडेंस रिलेट होता है Z से, एंड Z इज इक्वल टू कैपिटल R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर। क्या हमें R, XL और XC का वैल्यू गिवन है? पुट करें। सो Z इज इक्वल टू 10 स्क्वायर प्लस 20 माइनस 10 स्क्वायर। सो Z इज इक्वल टू 10 स्क्वायर, तो आंसर क्या आ जाएगा? 10√2। तो Z हमने कैलकुलेट कर लिया 10√2 ओम। नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है RMS करंट। तो क्या हमें पीक वोल्टेज गिवन है? यहाँ से अगर आप इक्वेशन को देखें तो पीक वोल्टेज आपको मिल रहा है 100, ठीक। तो RMS वोल्टेज कितना मिलेगा? RMS वोल्टेज रहेगा 100/√2। कैलकुलेट हमें करना है सेकेंड पॉइंट में IRMS। सो IRMS लिखा जा सकता है VRMS बाय Z से, और VRMS है कितना? 100/√2, ठीक। और Z कितना है? 10√2। तो √2 हो गया 2 × 10 20, 100/20। सो IRMS इज इक्वल टू 5 एम्पियर। नेक्स्ट आपसे पूछा गया पोटेंशियल अक्रॉस R। तो ये नया पैटर्न है, समझे इसको। सर्किट में जो फ्लो होने वाला करंट होता है तो सर्किट में फ्लो करता है IRMS, तभी आप इसको बोलते हैं इफेक्टिव वैल्यू। देखो करंट की इक्वेशन जो भी चल रहा है, वोल्टेज इक्वेशन जो भी चल रहा है, जो कंपोनेंट ऐसी सर्किट में हमारे काम का है वो होता है RMS कंपोनेंट, ठीक है। तो यहाँ पे सर्किट में फ्लो होने वाला करंट कितना है? वो IRMS है। तो VR हमें मिलेगा रजिस्टर के अक्रॉस, VL हमें मिलेगा इंडक्टर के अक्रॉस, और VC हम कैलकुलेट कर सकते हैं कैपेसिटर के अक्रॉस। तो VR का वैल्यू क्या है? VR का वैल्यू IRMS इंटू रजिस्टेंस। VL का वैल्यू कितना? IRMS इंटू रिएक्टेंस। और VC कितना? IRMS इंटू रिएक्टेंस XC। और IRMS आप सॉल्व कर चुके हैं 5 एम्पियर। सो फर्स्ट हम कैलकुलेट कर रहे हैं पोटेंशियल अक्रॉस रजिस्टर which is equal to IRMS multiply by capital R। IRMS कितना? 5 and value of resistance 10, आंसर 50 वोल्ट। कोई डाउट? सेकेंड हमें कैलकुलेट करना है पोटेंशियल अक्रॉस इंडक्टर which is equal to IRMS into XL, और XL का वैल्यू आपको गिवन है 20 और IRMS is 5, so 5 multiply by 20 which is equal to 100 वोल्ट। नेक्स्ट VC कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल, वो हमें मिलेगा IRMS इंटू XC से, और XC हमें न्यूमेरिकल में कितना गिवन है? 10, तो 10 इंटू 5, तो 5 इंटू 10, रिजल्ट इज 50 वोल्ट, ठीक है। कोई डाउट? नेक्स्ट आपसे पूछा गया फेज एंगल एंड इक्वेशन ऑफ करंट। फेज एंगल आप XL, XC और R से भी सॉल्व कर सकते हैं। फेज एंगल आप VL, VC और VR से भी सॉल्व कर सकते हैं। दोनों से हम सॉल्व करके देखते हैं, आंसर सेम ही आना चाहिए, ध्यान दें। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करना चाहते हैं फेज एंगल। तो फेज एंगल आप रिप्रेजेंट करते हैं किससे? फाई से। फाई कैलकुलेट किया जा सकता है, यानी 10 फाई इज इक्वल टू XL माइनस XC बाई R से भी सॉल्व कर सकते हैं।
एक्सेल कितना है 20 माइनस 10/10, तो 10/10 आया विच इज इक्वल टू 1। तो फेज एंगल कितना आ गया, फेज एंगल आ गया आपका 45 डिग्री। कौन लीड कर रहा है, एक्सेल ग्रेटर है तो वी लीड्स आई बाय 45 डिग्री। और सेकेंड मेथड, अगर आप वी एल वी सी से सॉल्व करना चाहें तो tan phi इज इक्वल टू वी एल माइनस वी सी बाय वी आर, यानी 100 माइनस 50 बाय 50 इज इक्वल टू 1। सो फाई कितना मिला, 45 डिग्री। रिजल्ट क्या रहा, दोनों ही केस में देखो बिल्कुल सेम रिजल्ट आ रहा है। तो जो कंपोनेंट आपको दिया गया हो उस कंपोनेंट को यूज करके क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि साइन यूज करें, कॉस यूज करें, तो फिर आप इंपीडेंस भी यूज कर सकते हैं। कैसे, कॉस फाई कितना, मान लीजिए फेज एंगल मुझे कैलकुलेट करना है और मैं यूज करना चाहता हूँ कॉस फाई, तो कॉस फाई है कितना, कॉस फाई इज इक्वल टू आर बाई जेड है। आर कितना है, आर आपका है 10 और जेड कितना आया, जेड आया आपके पास 10√2, तो वैल्यू कितना बचा 1/√2। अब कॉस में 1/√2 कब आता है, जब फेज एंगल हो 45 डिग्री। तो प्रोसीजर कोई भी यूज़ करें आंसर हमारा सही आएगा, बस प्रोसीजर आपको सही से यूज़ करना है। मतलब जो वैल्यूज़ आपको गिवन है उन वैल्यूज़ को अगर आप सही से यूज़ करें तो आंसर सभी मेथड से करेक्ट ही आएगा। क्या शो करता है, फेज एंगल अगर 45 डिग्री आया है तो ये शो कर रहा है कि V लीड्स I बाय π/4 एंगल, ठीक है। तो ये रिजल्ट रहा। नेक्स्ट आपसे पूछा गया इक्वेशन ऑफ करंट, क्या पूछा गया, इक्वेशन ऑफ करंट। ध्यान दें, V का इक्वेशन आपको गिवन है 100 sin 100πt। फेज एंगल आपने कैलकुलेट कर लिया 45 डिग्री, पॉजिटिव में आया तो आपको क्या पता है, हमें ये पता है कि V लीड्स I बाय π/4 या 45 डिग्री। और पीक करंट आपने कितना कैलकुलेट किया है, क्या हमने पीक करंट कैलकुलेट किया, हमने RMS करंट कैलकुलेट किया। RMS करंट का वैल्यू कितना है 5 एम्पियर। तो क्या पीक करंट कैलकुलेट किया जा सकता है, तो पीक करंट बनेगा √2 टाइम्स ऑफ IRMS, यानी 5√2 एम्पियर। क्या करंट इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा, देखिए ध्यान से, I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा सेम रहेगा 100πt। अब करंट लीड कर रहा है या वोल्टेज लीड कर रहा है, वोल्टेज लीड कर रहा है, तो ऑब्वियस बात है कि करंट का फेज 45 डिग्री कम आना चाहिए। और I0 के प्लेस पर हम क्या पुट करेंगे 5√2। सो करंट इक्वेशन रहेगा I इज इक्वल टू 5√2 साइन 100πt माइनस π/4 एम्पियर, ठीक है। तो जैसा पैटर्न आपको दिया जाए वो पैटर्न आप यूज करें। कॉम्बिनेशन दिया है तो कॉम्बिनेशन के लिए इक्वेशन आपने लगा लिया, z इज इक्वल टू √R² प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर या VR² प्लस VL माइनस VC होल स्क्वायर इन अंडर रूट, ठीक है। इम्पीडेंस ट्रायंगल, वोल्टेज ट्रायंगल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उन ट्रायंगल को यूज करके आप डायरेक्ट फेज एंगल यानी V और I के बीच में जो फेज एंगल चल रहा है उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। नोट करें।